Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and this is your physics class. This lecture is for class 10th about topic 18.6 radioisotopes and their uses. स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को आइसोटोप्स के बारे में बताया हुआ है, रेडियो आइसोटोप्स के बारे में बताया हुआ है, नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में बताया हुआ है। ऐसे सब्सटेंसेस जो रेडिएशंस एमिट करते हैं नेचुरली, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस एमिशन शो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, ठीक है, या नेचुरली अकरिंग रेडियो एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ये सारे नेम्स एक ही चीज़ के हैं, ठीक है। आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो करनी है रेडियो आइसोटोप्स के ऊपर, जो कि नेचुरली नहीं बल्कि आर्टिफिशियली डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो पहले से रेडियो एक्टिव नहीं होते, जिन्हें हम रेडियो एक्टिव बनाते हैं। बेसिकली स्टेबल न्यूक्लियाइज जो होते हैं आपके पास, उनको हम अनस्टेबल कर देते हैं बाय द एडिशन या बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स या न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। यानी हम न्यूट्रॉन्स वगैरह को या अल्फ़ा पार्टिकल्स को जब स्टेबल एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई में ऐड करते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं, और फिर वो अपने आप को दोबारा जब स्टेबल करते हैं या मोर स्टेबिलिटी अपने अंदर लाते हैं तो वो रेडिएशन एमिट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ देख लें कि मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि 1 से लेकर 82 तक जो सब्सटेंसेस हैं या एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव, वो स्टेबल हैं, ठीक है। वो अनस्टेबिलिटी उनमें है लेकिन बहुत कम। स्टार्ट वालों में तो बिल्कुल अनस्टेबिलिटी नहीं है और रेडियो एक्टिविटी भी नहीं है। उसके बाद वाले जो कुछ हैं वो अनस्टेबल भी हैं, बट कुछ में से कुछ रेडियो एक्टिव हैं, कुछ नहीं भी हैं। मैक्सिमम जो है वो आपके पास अनस्टेबल होने के बावजूद भी रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में ऐसा लिखा है कि 1 से लेकर 82 तक स्टेबल है, ठीक है, यानी उनमें रेडियो एक्टिविटी नहीं होती। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एन जो है आपके पास वो बहुत ज़्यादा हो जाएं जब प्रोटॉन से, तब आपके पास अनस्टेबिलिटी आती है। और तब आपके पास जब ज़्यादा हो जाए तो अनस्टेबिलिटी आती है, जब बहुत ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से तो फिर रेडियो एक्टिविटी भी आ जाती है, यानी सब्सटेंस रेडिएशंस एमिट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है वो आपके पास क्या है, नेचुरली अनस्टेबल हैं और रेडियो एक्टिव भी हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि जो 1 से लेकर 82 तक वाले भी एलिमेंट्स हैं उनसे भी हम रेडियो एक्टिविटी करवा सकें आर्टिफिशियली, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप देख लें, रेड मार्क में लगाया है ये, द स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन ऑल्सो भी चेंज इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बाय बम्बार्डिंग देम विद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसी जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स। एंड आप यहाँ पे खुद से ऐड करेंगे, दिस फिनोमिना इज़ नोन एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप खुद यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड दिस फिनोमिना इज़ नोन एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये आप खुद से स्टेटमेंट बना सकते हैं, द फिनोमिना इन विच a stable nuclei or non-radioactive element is converted into radioactive element by bombarding them with प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है। इस तरह की स्टेटमेंट आप खुद बना के आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की भी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, जो कि आप खुद करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल्स में आते हैं। सबसे पहले 2 ही एग्जांपल्स अंदर आपकी बुक में, वही देख लें आप सिंपली। पहली एग्जांपल क्या कर रही है, एक स्टेबल सोडियम एलिमेंट है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस है आपके पास, उसमें आपने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ऐड करवा दिया। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब आपने इसके अंदर ऐड करवाया तो ये सोडियम 24 बन चुका है। 24 सोडियम का एटॉमिक मास नहीं है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। तो ये आपके पास क्या बन गया है, आइसोटोप बन गया है। क्यों? क्योंकि देखें एटॉमिक नंबर दोनों का 11 है बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये अब ये सोडियम का आइसोटोप बन गया है, बट दिस इज़ नोन एज रेडियो आइसोटोप, क्योंकि अब इसमें से रेडिएशंस भी एमिट होंगी, ठीक है। यानी इसके साथ जो है वो रेडिएशंस भी एमिट होंगी, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या हुआ है, ये चीज़ रेडियो आइसोटोप बन गई, ठीक है। इसी तरह अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर मैं एल्यूमिनियम के अंदर ऐड कर दूँ, एक स्टेबल एल्यूमिनियम एटम के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल्स मैंने ऐड कर दिए, एटॉमिक मास में 3 का इंक्रीज़ आ गया, 27 + 4 31 होता है ना, बट एक न्यूट्रॉन एमिट हुआ साइड पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, जो आइसोटोप बना है फॉस्फोरस का, ये आपके पास रेडियो आइसोटोप है, इसके अंदर से रेडिएशन एमिट होंगी। यानी ये जो है आपके पास, ये फॉस्फोरस का स्टेबल एलिमेंट नहीं है बल्कि अनस्टेबल एलिमेंट है, बिकॉज देखें फॉस्फोरस 31 एटॉमिक मास होता है फॉस्फोरस का, ये 30 है, तो इसका मतलब ये फॉस्फोरस का रेडियो आइसोटोप हुआ,
ठीक है। तो इन एग्जांपल्स में हमने क्या किया है, हमने स्टेबल सोडियम के एटम को और स्टेबल एल्यूमिनियम के एटम को अल्फा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स से बम्बार्ड करवा के रेडियो आइसोटोप्स, सोडियम का 24 रेडियो आइसोटोप और फास्फोरस का 30 रेडियो आइसोटोप में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास रेडियो आइसोटोप्स को बनाने की इक्वेशंस थी हैं, उनके बारे में डिस्कशन थी। और इस फिनोमिना को क्या नाम दिया जाता है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल था, वो खुद से रेडियो एक्टिव नहीं था, हमने उसको खुद अपनी मर्जी से रेडियो एक्टिव बनाया। ठीक है, तो आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बनाया, तो दिस फिनोमिना विल बी नोन एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, अब रेडियो आइसोटोप्स हम बनाते क्यों हैं? क्योंकि इनके बहुत सारे यूजेज हैं, इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, मेडिसिन की फील्ड में, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, इन सब में, ये हम नीचे यहाँ पे पढ़ेंगे भी। ठीक है, क्या यूजेज हैं, कैसे हैं, ये देखते हैं। बड़ा ब्रीफ सा मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, थोड़ी सी गौर से सुनिएगा। यहाँ से आप पढ़ना शुरू करें तो आपके पास हेडिंग बनती है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी रेडियो आइसोटोप्स का यूज़। ठीक है, नंबर 1, रेडियो आयोडीन आपका यूज़ किया जाता है किस में, थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में किस काम के लिए, उसकी फंक्शनिंग को मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर फास्फोरस 32 इज़ यूज। कैसे यूज़ होता है कि जो मेलिग्नेंट पार्ट होता है, मेलिग्नेंट पार्ट वो पार्ट होता है किसी भी ब्रेन के अंदर या किसी भी जिस्म के किसी भी पार्ट के अंदर, मेलिग्नेंट पार्ट वो पार्ट होता है जो बॉडी के अंदर कहीं एक स्पेसिफिक जगह पर रहते रहते एक्सपेंड होता जाता है, पूरी बॉडी में फैलता जाता है, उसे आप कहते हैं मेलिग्नेंट। वो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आपकी बॉडी में होते हैं, वायरसेस। ठीक है, जो सिर्फ एक जगह पे नहीं रहते मखसूस, बल्कि फैलते जाते हैं। ठीक है, ये बायो की टर्म है मेलिग्नेंट। अच्छा, मेलिग्नेंट पार्ट जो होता है ना आपकी बॉडी का, वहाँ पे आइसोटोप ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। यानी ऐसी बॉडी के अंदर ऐसी जगह जहाँ पे वो वायरस ज़्यादा मौजूद है, या वो सेल्स, ऐसे सेल्स जो कैंसरस सेल्स हैं, वो ज़्यादा के ज़्यादा मौजूद है, तो उस जगह पे रेडियो आइसोटोप जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि बॉडी में थायराइड ग्लैंड, बॉडी में, ब्रेन में फलानी जगह पे ट्यूमर सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, वायरसेस मौजूद हैं। तो इस तरह आप रेडियो आइसोटोप को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इन दी ह्यूमन बॉडी। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपके पास इंडस्ट्रियल लेवल पे आप किस तरह जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं रेडियो आइसोटोप्स का। देखिए यहाँ पे लिखा है वियर एंड टीयर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी के मूविंग पार्ट्स जो आपस में फ्रिक्शन की वजह से रगड़ खा रहे होते हैं, उन पार्ट्स में टूट फूट होती है फ्रिक्शन की वजह से। तो वो टूट फूट को भी आप जो है मशीनरी के ऐसी जगह जहाँ पे आपकी नज़र नहीं जा सकती, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनरीज में काफ़ी जगह ऐसी होती हैं जहाँ आपकी नज़र या आपका हाथ नहीं जा सकता, वहाँ पे आप इनकी मदद से जो है वो मशीनरी में क्रैक्स वगैरह या वियर एंड टियर या तोड़ फोड़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, वो उनको डिस्कस करना शायद यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप ये बात करें, ये एक पॉइंट होगा इंडस्ट्री में। दूसरा, दे कैन बी यूज फॉर द लोकेशन ऑफ लीक्स अंडरग्राउंड पाइप्स में जो लीक्स आपके आते हैं, वो भी आप जो है इनसे वो कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अंडरग्राउंड ये ज़मीन है आपकी। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपकी ज़मीन है, आप यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप कोशिश ये करेंगे ये ज़मीन के नीचे जो पाइप जा रहा है, इसके अंदर कहाँ पे लीकेज है ये पता लगा सकें। तो आपके हाथ में रेडियो एक्टिव डिटेक्टर होगा, रेडिएशंस को डिटेक्ट करने वाला। ठीक है, अब देखें, आप बहुत सारा, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना लंबा पाइपलाइन होगा अंडरग्राउंड, आपको आपको कैसे पता चलेगा कि किस जगह पे लीक है, आपने कहाँ से खोदना है, कहाँ से उसको पाइप को ठीक करना है। तो वो पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, रेडिएशन डिटेक्टर लेकर आएंगे और आप ये देखें कि यहाँ से आपने पाइप के एक एंड से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भेजा, वो अंडरग्राउंड पाइप में ट्रैवल कर रहा है, आप डिटेक्ट कर रहे हैं, यस यस यस, यू आर डिटेक्टिंग इट। बट यहाँ पहुँच के क्या होगा, आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट यहाँ पे आ रही थी, 1 2 3 समथिंग। जब यहाँ पे लीक होगा पाइप में से, तो सारा का सारा यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कुछ आगे जाएगा, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे पाइप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जब कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो डिटेक्टर पे वैल्यू आने लग जाएगी 10 12 1000 100, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़। तो आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन के सीधा नीचे इस जगह पे क्रैक है। तो आप जस्ट इतना सा एरिया जो है वो डिग करेंगे और यहाँ से पाइप की लीकेज को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अंडरग्राउंड पाइप्स की लीकेज का पता लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद
ये सारा लिखा हुआ है आगे, ये बाय इंट्रोड्यूसिंग द सूटेबल रेडियोएक्टिव ट्रेसर। तो ये जो आपके पास मेथड है बेसिकली डिटेक्शन का, ठीक है, ये एक्सप्लेन हुआ है। इसके बाद बात आती है एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में आपके पास फॉस्फोरस 32 को आप देखें, ये यूज़ किया जा रहा है एज अ ट्रेसर टू फाइंड आउट हाउ वेल द प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग द फॉस्फेट फर्टिलाइजर। यानी आपने जो फर्टिलाइजर ग्राउंड में डाला है, जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है प्लांट की, अब आप उसके साथ कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी डाल दें, ठीक है। तो जब प्लांट एब्जॉर्ब करेगा उस फर्टिलाइज़र को, तो साथ फॉस्फोरस 32 को भी एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको जब ग्राउंड में सॉइल में फॉस्फोरस 32 की कंसनट्रेशन कम होती हुई नज़र आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, बट जितना तेज़ी से फॉस्फोरस की कंसनट्रेशन डिक्रीज करेगी, इसका मतलब उतनी तेज़ी से प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका ये मतलब है कि उतना ही तेज़ी से प्लांट जो है बाकी फर्टिलाइजर वगैरह को और वाटर वगैरह को भी एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो ग्रोथ है वो बेटर होगी और उसकी जो फंक्शनिंग है वो ठीक है प्लांट की। प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स सॉइल से, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या थी आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्रियल लेवल पे, एग्रीकल्चरल लेवल पे और ह्यूमन बॉडी के अंदर मेडिकल लेवल पे, ये आप ट्रेस कर रहे थे बेसिकली रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करके। लीक्स को ट्रेस कर रहे थे, डिफरेंट चीज़ों को यानी आप ट्रेस कर रहे थे, देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। इस पूरे पार्ट को हमने मेन हेडिंग में अंडर रख दिया ट्रेसर्स, यानी रेडियो आइसोटोप्स को एज अ ट्रेसर किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब वो क्या ट्रेस करना है ये आप देख चुके हैं, ठीक है। डिफरेंट इंडस्ट्रियल लेवल पे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें ट्रेस होती हैं। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में इन्होंने अलग से हेडिंग दी, पता नहीं क्यों दी, बट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कोबाल्ट 60 जो है उसको हम कैंसरस ट्यूमरस सेल्स को डिटेक्ट करके और इवन उनको जो है ना आप ख़त्म भी कर सकते हैं, फिर किल कर सकते हैं। देखें रेडिएशन हाईली एनर्जेटिक होती हैं, वो उनको ट्यूमरस सेल्स को किल भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रेसर के तौर पे बताया गया, यस अब समझ आती है, हेडिंग से समझ आती है, सॉरी, कि यहाँ पे मेडिकल फील्ड में ट्रेसर्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं रेडियो आइसोटोप्स को, और यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात की जा रही है, इसलिए अलग हेडिंग बनाई गई है, यस। अच्छा, बात करते हैं कार्बन डेटिंग की, जो कि मेन इसका जो है वो इसका टॉपिक है, रेडियो आइसोटोप्स के यूजेस में मेन है कि कार्बन डेटिंग क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन 14 की बात की गई है, कार्बन 14 लिखा है। ये जो कार्बन 14 है ना, बेसिकली ये आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। एनवायरनमेंट में आपके पास जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन 14, इससे जब ये आपके स्लो मूविंग न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये जो कॉस्मिक रेज आती हैं सूरज से, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज, कॉस्मिक रेज, ये जब आती हैं नाइट्रोजन 14 को कन्वर्ट कर देती हैं कार्बन 14 में, जो कि एक आइसोटोप है कार्बन का। ये कार्बन 14 जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है एयर में, तो CO2 जो बनती है वो रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसमें कोई मिकदार होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए मुसलसल दिन में, कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड मुसलसल एब्जॉर्ब करता रहता है प्लांट। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन यानी कार्बन 14 की एक स्पेसिफिक कंसनट्रेशन एक लाइव प्लांट में रहती है हमेशा, ठीक है। थोड़ा सा भी कार्बन 14 कम होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, तो वो दोबारा एब्जॉर्ब कर लेगा, वो फिर एब्जॉर्ब करेगा, एक लेवल मेंटेन रहता है, ठीक है। लाइव प्लांट में जो जीता जागता पौधा होता है उसकी बात करें, तो कार्बन डेटिंग बेसिकली जो प्रोसेस है वो ये विलर्ड लिबे ने इजाद किया था, ठीक है। इसने 1940s में इजाद किया ये, यहाँ पे इसका जिक्र नहीं है बुक में, मैंने कर दिया। तो इसने इजाद किया था। ये प्रोसेस है कि ज़रा देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, कि कार्बन 14 को इस्तेमाल करके आप एक मरे हुए जानवर या मरे हुए दरख्त, यानी जब दरख्त जो है वो ज़मीन में चला जाता है, फॉसिल्स बन जाते हैं, उस मरे हुए दरख्त की या उस मरे हुए जानवर की एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। देखें, जो पौधे वगैरह ये प्लांट्स खाएंगे, एनिमल्स सॉरी खाएंगे पौधे, वो भी तो उसमें भी तो वो कार्बन होगी, तो वो कार्बन इसने एब्जॉर्ब की ना एक जानवर ने भी, ठीक है ना। और उसमें भी एक लेवल मेंटेन रहता है, क्योंकि आपके इंसानी जिस्म में हर चीज़ का एक लेवल मेंटेन रहता है, सही है। तो वो भी आप उसकी मदद से उसकी मरने के बाद होगा ये बेसिकली, जब दरख्त भी मरने के बाद फॉसिल बन जाएगा और एनिमल भी, तो उसके अंदर मौजूद जो कार्बन 14 है बेसिकली वो डिके होना शुरू हो जाएगा। वो कार्बन 14 उसकी कंसनट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कार्बन 14 एक आइसोटोप है, तो वो स्टेबल तो नहीं है। स्टेबल होने के लिए वो खुद के अंदर से रेडिएशन एमिट करेगा, या आप यूँ कहें कि कार्बन 14 जो है वो उसके अंदर से डेड एनिमल के अंदर से ख़त्म होता जाएगा, डिसइंटीग्रेट होता जाएगा, ठीक है। तो मज़ीद कार्बन तो अब वो एब्जॉर्ब कर नहीं रहा एनिमल या प्लांट, क्यों?
क्योंकि वो मर चुका है। लाइव प्लांट का ही काम है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जीते जागते पौधे में होता है और जीता जागता जानवर ही खाता है पौधे वगैरह, ठीक है, ये पत्ते वगैरह, ग्रीन ग्रीन चीज़ें जिसमें कार्बन 14, तो मरने के बाद नहीं खा रहा, मतलब कार्बन 14 मज़ीद नहीं आ रही, उल्टा डिसइंटीग्रेट हो रही है, ठीक है। अब आपके पास बॉडी के अंदर कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों मौजूद हैं, लेकिन कार्बन 12 एक स्टेबल है, ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता। कार्बन 14 अनस्टेबल है, ये डिसइंटीग्रेट होता है। तो जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तो इसकी कंसनट्रेशन मरने के बाद कम होती जाती है, इसकी कम नहीं होती, ठीक है। तो उससे आप क्या करते हैं, इन दोनों के कंपैरिजन से, कार्बन 14 और कार्बन 12 की रेशो से, ठीक है, उसकी रेशो में जो डिक्रीज़ आता है उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कार्बन 14 किस कदर कम हुई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन 14 की पहले रेशो थी कार्बन 12 के साथ 1:1, ठीक है, ये 1:1 रेशो थी। अब क्या हो गया, कुछ अरसे बाद कार्बन 14 जो है वो आपके पास, आप C12 को आप ऊपर रखें, C14 को आप नीचे रखें। यहाँ आपकी बुक में नीचे जो एग्जांपल है वहाँ पे C14 ऊपर है, आप C14 को नीचे रखें। इनकी अभी फ़िलहाल रेशो है 1:1। जब प्लांट डेड हो गया या एनिमल डेड हो गया, अब इसकी कंसनट्रेशन कितनी होगी कार्बन 14 की, हम लेट्स सपोज 1/8 हो गई है। 1/8 होने का मतलब ये है कि कार्बन, बल्कि C14 ही हमें ऊपर रखना पड़ेगा, C14 ऊपर, C12 नीचे, C12 नीचे का मतलब है, हाँ जी यस, 1/8 हो गई है। अब इसका मतलब ये है कि कार्बन 14 8 टाइम्स डिक्रीज़ हो गया। कार्बन 14 बाय कार्बन 12, ठीक है, ये इन्होंने ठीक लिखी। तो 1/8 होने का मतलब ये है कि कार्बन 14 अब 8 गुना, 8 टाइम्स रिड्यूस हो चुका है। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 3 लिखेंगे हम यहाँ पे, तो स्मॉल टी हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि आपके पास जो हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं वो 3 गुजर चुकी हैं। 3 हाफ लाइफ गुजरने का मतलब ये है कि कार्बन के 14 की एक की हाफ लाइफ होती है, एक कार्बन 14 की एक हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स। 3 हाफ लाइफ गुजरने का मतलब है कि जो आपका टोटल टाइम गुजरा है वो गुजरा है 3 × T1/2। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5730 से, तो जो आपके पास टोटल ईयर्स बनेंगे वो आपके पास वो टाइम पीरियड होगा कि ये प्लांट को डेड हुए इतना टाइम गुजर चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम कार्बन की किसी भी बॉडी की, डेड प्लांट की जो है वो एज फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितना अरसे से वो फॉसिल्स, बेसिकली हमें यूँ कहना चाहिए कि हम उस फॉसिल फ्यूल जो कि नीचे मौजूद है ग्राउंड में, अंडरग्राउंड, उसकी एज पता लगा सकते हैं कितना अरसे से ये फॉसिल जो है वो ज़मीन में धंसा हुआ है, ठीक है, पड़ा हुआ है, या तैयार हो रहा है, या बन रहा है, या कोयला बन रहा है, या जो भी चीज़ बन रही है, ठीक है। ये इस तरह आप पता लगा सकते हैं कार्बन, ये कार्बन डेटिंग कहलाती है। इस तरह कार्बन, एक डेड प्लांट की एज पता लगाई जा सकती है कि कितना अरसा पहले वो मरा था या कटा था। फिर इसी तरह रेडियो आइसोटोप्स, जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस की भी एज पता लगाने के काम आ सकते हैं। जियोलॉजिकल्स का मतलब, जियो का मीन होता है अर्थ, और जियोलॉजिकल स्पेसिमेन मीन जो ज़मीन से रिलेटेड चीज़ें, यानी किसी जगह की सॉइल की बात करनी है, किसी जगह पे पहाड़ की, रॉक की, किसी पहाड़ी की या किसी पत्थर की बात करनी है। उसमें भी क्या होता है, बेसिकली पोटेशियम 40 मौजूद होता है रॉक्स में, कुछ प्लांट्स, कुछ ट्री माउंटेन्स की, कुछ स्टोन्स में, कुछ रॉक्स में। वो कन्वर्ट होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, डिके होता है एरागॉन 40 में। वो इसी तरह एरागॉन 40 और पोटेशियम 40 की जो रेशो है उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना डिक्रीज़ आ चुका है कार्बन 40 में और कितना इंक्रीज़ आ चुका है एरागॉन 40 में। दोनों तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक हाफ लाइफ आपको पता है 2.4 × 10⁸ ईयर्स है पोटेशियम 40 की, इसकी। तो अगर 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, टू टाइम्स रिड्यूस हो चुकी है कंसनट्रेशन, और इसकी 2 टाइम्स कंसनट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है, तो इसका मतलब है 2 × दिस वैल्यू, 2.4 × 2 आप करेंगे तो 4.8 × 10⁸ ईयर, जिसका मतलब है गुजर चुके हैं इस रॉक को, जो है वो डिसइंटीग्रेट हुए, या आप यूँ कहेंगे पहले ये रॉक इतनी थी, अब ये रॉक डिसइंटीग्रेट हो गई, इतनी होगी। और डेफिनेटली इतना अरसा कोई जी नहीं सकता हम में से कि इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सके, तो इसलिए हमें पहाड़ जितना होता है उतना ही दिखता है, ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है ना हाफ लाइफ। अच्छा, इसके नीचे फिर आपकी एक एग्जांपल है 18.4, ये आप लोग ख़ुद से देखेंगे, ठीक है। देखना क्या है, सिंपल सी एग्जांपल है। यहाँ पे बात करें कार्बन 14 और कार्बन 12 की, कि उसकी रेशियो आपके पास फॉसिल्स के अंदर 1/4 टाइम्स है, ठीक है। 1/4 टाइम का मतलब है कि यहाँ से आप निकालेंगे स्मॉल टी, जो कि T2 की पावर 2 आएगा, तो 2 आपके पास स्मॉल टी आ गया,
एक हाफ लाइफ आपको पता है, उसको एक हाफ लाइफ को यानी 5730 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब है कि 11,460 ईयर्स हो चुके हैं उस हड्डी को जो है ग्राउंड में आए हुए। यानी आप ये स्टेटमेंट पढ़ लें, आप ये किसी डेड एनिमल की बात हो रही है, वो अब वो फॉसल बन चुका है नीचे जाके अंडरग्राउंड जाके, तो उसकी एज का अंदाज़ा लगाना है कितना अर्सा पहले ये एनिमल जो है वो मरा था। ठीक है, तो वो 11460 ईयर्स आ रहे हैं आपके पास। ये एग्जांपल आप खुद देख लें। बाकी नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।